हेलो एवरीवन। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे जो एप्लीकेशंस होती है डायमेंशन की, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी उसका डिस्कस कर लिया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपने पास एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 2 लिख देते हैं, डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग dimensions. Okay. If we know dependency of any physical quantity upon the fundamental quantities, then we can derive the formula of that given physical quantity. ओके, मतलब कि जैसे अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और हमें पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम इजीली उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज गिवन, स्पीड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम, देन डिराइव इट्स फॉर्मूला। ओके, तो स्पीड को डिनोट कर दिया मैंने v से। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लेंथ के ऊपर। लेंथ को बोल दिया कि लेंथ की x पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है, और t की y पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है। t क्या है? टाइम है, और l क्या होगी? लेंथ हो गई। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? L1 t-1। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होती है? L1। डायमेंशन ऑफ टाइम होती है t1। और अपने को क्या पता है कि वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लेंथ की x पावर के ऊपर और टाइम की y पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो एक नया कांस्टेंट आ गया k, l की पावर x t रेज़ टू पावर y। जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वो क्या है? L1 t-1। ये कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, x t y। अब हम कंपेयर करते हैं, जो l की पावर है वो l से कंपेयर करेंगे, t की पावर है वो t से कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो सेम टर्म्स है उनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे l की पावर 1 किसकी है? l की पावर x के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। सिंपली t की पावर -1 इज इक्वल टू t टू पावर y। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू k l की पावर 1 t-1। वेलोसिटी इज इक्वल टू k लेंथ अपॉन टाइम। k एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? लेंथ अपॉन टाइम, या लेंथ क्या होती है? एक तरह से डिस्टेंस ही होती है। तो जो वेलोसिटी और स्पीड का जो फॉर्मूला क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास
एंड एक्सेलरेशन, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, नाउ सॉल्व इट। बता रहा है फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स की मास की एक्स पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन की वाई पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई इशू नहीं है इस बात में, तो ठीक है। अब एक क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी उठा के क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, कि एम रेस टू पावर एक्स ए रेस टू पावर वाई, ठीक है। यही तरीका है किसी भी फॉर्मूले को निकालने का डायमेंशनली, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिखेंगे, फिर उसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, अब एफ इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। मास की डायमेंशन क्या होती है, m1। ओके, लिख दिया m1, इसकी पावर कितनी है, x। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, l1 t माइनस 2, और क्या लगा रखा है इसकी पावर y। ओके, अब जो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। तो जो LHS साइड है वो किसके इक्वल होगी, RHS साइड के, as we know from principle of homogeneity। then m1 l1 t minus 2 is equal to m1 l1 t minus 1 sorry t minus 2 is to power y। पावर्स का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो m की पावर x हो गई, l की पावर कितनी हो गई, y हो गई। जब पावर को ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, y को, तो l की पावर y होगी और t की पावर माइनस 2 पाई 2y इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2। सिंपली हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपैरिजन करेंगे, m की पावर का m से करेंगे, l की पावर का l की पावर से कंपेयर करेंगे, और t की पावर का t से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, हम देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, x आएगा 1, ठीक है। y भी क्या आएगा 1, ठीक है, y कितना आ जाएगा 1, और ठीक है, और t की पावर को कंपेयर करें तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2y, तो यहाँ से भी y क्या आएगा 1 ही आएगा। सिंपली क्या कर दो, इन x और y की वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमने क्या लिया था फॉर्मूला, f इज इक्वल टू के m रेस टू पावर x a रेस टू पावर y। ओके, देन क्या होगा, m रेस टू m की पावर k है, m की पावर 1 है और a की पावर भी 1 है, फोर्स क्या आ गया k m a। अब एक्सपेरिमेंटली क्या आ गया कि k है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली हर केस में नहीं होगी, इस केस के अंदर k की वैल्यू कितनी मिली 1। दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू m a। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे टाइम पीरियड है किसी सिंपल पेंडुलम का, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ बोब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ओके, अभी सॉल्व करते हैं इसको। क्या बता रखा है कि जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, लिख देते हैं लेंथ की पावर कितनी एक्स के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, जी से, क्या कर दी इसकी पावर वाई। ओके, अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आ गया, एल की पावर एक्स होगी, जी की पावर वाई, नो इशू। जो टाइम है उसकी डायमेंशन क्या होती है, टी 1, कोई दिक्कत। अब डायमेंशन लिखनी है सिर्फ, के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, एल की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन L1 पावर एक्स। अब आई ग्रेविटी
ये क्या है ग्रेविटी, जी जी क्या बता रहे हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है L1t-2, इसकी पावर कितनी है y, तो t1 x, ओके। और यहाँ क्या है, l की पावर y हो गया और t की पावर -2y, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम है, देखो यहाँ बी एल है और यहाँ बी एल है, इन दोनों का बेस सेम है तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो t1 इज इक्वल टू l रेज टू पावर x प्लस वाई एंड t रेज टू पावर -2y। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, l की पावर कितनी है, 0 है, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। और जब t वाली टर्म को क्या करेंगे, कंपेयर करें एक दूसरे से, तो क्या होगा, -2y कितना है, किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। y कितना हो जाएगा यहाँ से, -1/2, नो इशू। अब देखो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 2 की जो वैल्यू है, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, y मिल रहा है इक्वेशन 2 से, y इज इक्वल टू क्या है, -1/2। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, एक में, तो x, y की वैल्यू कितनी है, -1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर इनकी वैल्यू रख देंगे। हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, t इज इक्वल टू k l रेज टू पावर x g रेज टू पावर -y, वो सॉरी g रेज टू पावर y। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, k l की पावर कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 1/2, जी रेज टू पावर y की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो ये हो जाएगा k l रेज टू पावर 1/2, -1/2 है तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -1/2, वो सॉरी ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, 1/2 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, l/g, क्योंकि अंडर रूट को डिनोट कर रहा है ना, ये 1/2 पावर है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट l बाई जी, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी। ये लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इस केस के अंदर आती है 2 पाई, दिस इज ऑल्सो गिवन बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। पिछले केस के अंदर k की वैल्यू आई थी 1, इस केस के अंदर कितनी आएगी, 2 पाई। तो t विल बी 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, ठीक है। ये हो गया अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला। नेक्स्ट फिर आगे क्या है, जैसे कि बता दें कि जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, तो उसकी डिपेंडेंसी बोल दे कि फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंडिंग ऑन, एफ डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है। आपको डिपेंडेंसी दे दी है, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एफ। सिंपली वही तरीका लगाएंगे, सॉल्यूशन, एफ प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर एक्स, वेलोसिटी रेज टू पावर वाई, रेडियस रेज टू पावर जेड, ठीक है। जितनी टर्म होगी वो ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे और उनकी पावर लिखते जाएंगे साथ साथ में, अपनी तरफ से मान लेंगे कि ये है पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फॉर मास की, वेलोसिटी की, रेडियस की, कोई अदर क्वांटिटी दे तो उसकी भी पावर लिख देंगे, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा m पावर x v की पावर y r की पावर z। तो यहाँ से अब इनकी डायमेंशन लिख देंगे आप। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2 के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी, ओके। अब क्या है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास की डायमेंशन होती है m1, कितनी पावर है x, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है l1 t-1, इसकी पावर कितनी है y, और साथ में क्या बोल दिया, रेडियस, रेडियस एक प्रकार की डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ की डायमेंशन l1 और इसकी पावर कितनी लिखी थी मैंने, z, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको सॉल्व, m1 l1 t-2
m की पावर कितनी होगी x, l की पावर कितनी होगी y, t की पावर -y और l की पावर z। ओके, अब यहाँ l और ये पावर्स क्या हो जाएगी, इनकी पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, m की पावर x, l रेज टू पावर y प्लस z, t रेज टू पावर -1, m1 l1 t -2। ओके, अब यहाँ से x की पावर कितनी आ रही है, x की जो पावर कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, और y प्लस z किसके इक्वल आएगा, y प्लस z विल बी इक्वल टू 1। पावर्स को क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं, मास की पावर को मास से, लेंथ की पावर को लेंथ से और t की पावर को t से। t की पावर कितनी है, -y इज इक्वल टू -2, -y इज इक्वल टू -2, देन दिस इंप्लाई y विल बी 2। फ्रॉम दिस y की वैल्यू 2 है, इसको इक्वेशन नंबर कितने मान लेते हैं, 3 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन कितनी है, 1 है। इक्वेशन 2 एंड 3 से देखेंगे कि 3 जो y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है, सिंपल मैथ है। अब अपने पास x y z की वैल्यू आ गई है, इनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अपने पास फोर्स का क्या फॉर्मूला था, k m रेज टू पावर x v रेज टू पावर y r रेज टू पावर z। x की वैल्यू कितनी आई, 1, y की वैल्यू कितनी है, 2 और z की वैल्यू कितनी है, -1। इनको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर r रेज टू पावर -1 और वी कैन से f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस केस के अंदर k की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव करके देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, कि जो एनर्जी है एसएसएम की, एनर्जी डिपेंड्स ऑन ई, डिपेंड्स अपॉन मास, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, देन डिराइव द फॉर्मूला। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास की पावर एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं एम की पावर कितनी है, एक्स है, और एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की पावर वाई है, और फ्रीक्वेंसी को क्या ले देते हैं, ओमेगा या एफ से बोल देते हैं। ठीक है, एफ की पावर जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, एक नया कांस्टेंट, एफ या फ्रीक्वेंसी है। ओके, फोर्स नहीं है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये आगे करते हैं। इज इक्वल टू के एम रेज टू पावर एक्स ए रेज टू पावर वाई और एफ रेज टू पावर जेड। अब देखो, एम तो मास हो गया, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड एक तरह से क्या बताता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल एसएसएम कर रहा है, जैसे ये पार्टिकल है, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, एसएसएम कर रहा है, तो ये इस पॉइंट तक आया, फिर वापस गया और फिर यहाँ इस पॉइंट तक आया, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ एसएसएम कर रहा है, इस तरह आया आया आया। ठीक है, ये जो मेन पॉइंट के अबाउट ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मीन पॉइंट के अबाउट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या बता रहे हैं, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे एम्पलीट्यूड की डायमेंशन क्या होगी, डिस्टेंस की जो या डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है वो किसकी होगी, एम्पलीट्यूड की डायमेंशन होगी। ओके, तो अब डायमेंशन लिखते हैं। एनर्जी की डायमेंशन ये सब कैलकुलेट कर रखे हैं मैंने पीछे लेक्चर में, m1 l2 t-2, ये क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है। m1 l2 t-2, k क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब m क्या है, मास, मास की डायमेंशन क्या होती है, m1, और इसकी पावर कितनी है, x लिख रखी है।
ए ए क्या है? एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं? एक प्रकार से है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ के इक्वल होती है। ठीक है, तो लेंथ की पावर 1 और वाई। एफ एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, जो टाइम पीरियड की क्या होता है? इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आएगी? t-1। यहाँ लिख देते हैं t-1, इसकी पावर कितनी है? z है। नेक्स्ट पेज पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। m1 l2 t-2 एनर्जी की डायमेंशन, मास हो जाएगा m की पावर x, फिर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ly और t-, चलिए तो सिंपल हो गया, सीधा कंपेयर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे मास की पावर को मास से, तो x की वैल्यू 1, लेंथ की पावर को कंपेयर करें तो y विल बी 2 और z विल बी ऑल्सो 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू k m रेज टू पावर x a रेज टू पावर y फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर z। पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, m a2 f2। ठीक है, अब यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हाफ होती है। ओके, तो e विल बी हाफ m a स्क्वायर f स्क्वायर। ये क्या आ गई? एनर्जी फॉर SHM। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टी है, वो क्या है? टाइम पीरियड बता रहे हैं। टाइम पीरियड है डिपेंड्स ऑन टी डिपेंड्स ऑन अपॉन डेंसिटी, डिस्टेंस और रेडियस बोल सकता हूँ, रेडियस एंड सरफेस टेंशन। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टी? टी क्या बता रहा है? टाइम पीरियड, कंफ्यूजन नहीं है ना? टी क्या है? टाइम पीरियड है। ओके, क्या बताया? टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रो के। टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर के। टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एस। एस है क्या? सरफेस टेंशन। ठीक है, यहाँ से टी प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया प्रोपोर्शनैलिटी, रो रेज टू पावर एक्स आर रेज टू पावर वाई एस रेज टू पावर जेड। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होती है वो कहती है 1। ये क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये कांस्टेंट है। रो इज अ मास डेंसिटी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रो? मास अपॉन वॉल्यूम, एम एल माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। ऊपर जाएगा L-3 हो जाएगा। क्या लिख लेता हूँ? एम L-3 रेज टू पावर एक्स आर। आर क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस या पर से लेंथ हो गई, लेंथ रेज टू पावर वाई। एस एस बता रहा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1 L1 से L1 कैंसिल हो तो m1 t-2 रेज टू पावर z। ये किसकी डायमेंशन आ गई? सरफेस टेंशन की। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या कहाँ से निकाली? इस फॉर्मूले से, फोर्स अपॉन लेंथ से। आगे इसको सॉल्व करते हैं। t1 m रेज टू पावर x l रेज टू पावर -3x। ओके, l रेज टू पावर -3x आ गया, l रेज टू पावर y, l रेज टू पावर y और m रेज टू पावर z t रेज टू पावर -2z। m रेज टू पावर z और t रेज टू पावर -2। लेट मी चेक दिस, z t-2z। ओके ओके, अब क्या है? t1 है, m बेस सेम है तो दिस एंड दिस विल बी लाइक दिस, x प्लस z l y -3x t -2z। ठीक है, अब क्या करेंगे? पावर्स को कंपेयर करेंगे। मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ ना, m 0 है और
एल 0 है। एम को एम से कंपेयर करेंगे तो एक्स प्लस जेड कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब y माइनस 3x इसको कंपेयर करते हैं, ये कितना आएगा, दिस विल बी ऑल्सो 0। यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो -2z इज इक्वल टू 1, देन z इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, z की वैल्यू माइनस कितनी आ गई, 1/2। इस इक्वेशन में z की वैल्यू रखो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो इसको यहाँ रख देते हैं, y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज y विल बी 3/2। x की आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू आ गई। इनको क्या रखते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं। हमने फॉर्मूला क्या लिखा, t इज इक्वल टू k रो रेज टू पावर x r रेज टू पावर y s रेज टू पावर z t k रो। x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/2। x की वैल्यू कितनी है, 1/2। और y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3/2। और z की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2। ठीक है, z की वैल्यू आई थी -1/2। तो इसको लिख सकते हैं k अंडर रूट ऑफ रो r क्यूब अपॉन s। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं हम जो इस जो ये एप्लीकेशन अपने की है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। ठीक है, फॉर्मूला जो है हम हर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला इस फॉर्म में डिराइव नहीं कर सकते इस तरीके से। ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशंस होती है। जैसे लिमिटेशन, जैसे अभी हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले रहे थे के, ठीक है, ये क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, वी कैन नॉट डिराइव दिस। ओके, सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और सेकंड नंबर जो इसकी लिमिटेशन होगी वो होगी, जैसे सपोज की कोई फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, एंड दिस इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज फॉर्मूला फॉर न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये न्यूटन द्वारा दी गई इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोल दूं कि जो s है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फॉर दिस v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u के ऊपर डिपेंड कर रहा है, a के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम डायमेंशनली इन दोनों फॉर्मूलों को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये करेंगे कि s इज प्रोपोर्शनल टू u रेज टू पावर x t रेज टू पावर y a रेज टू पावर z। ठीक है, ये करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, s इज इक्वल टू k u रेज टू पावर x t रेज टू पावर z y a रेज टू पावर z। ठीक है, यहाँ से कुछ जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा, x की कुछ पावर होगी, t की पावर t रेज टू पावर y और a रेज टू पावर z, इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी। ये फॉर्म नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ क्या है, बीच में प्लस है, मतलब यहाँ क्या है, दो टर्म है। जब भी फॉर्मूले के अंदर दो या दो से अधिक टर्म होगी तो हम डायमेंशनली उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा एस का कुछ इस फॉर्म में आएगा, सपोज कि के यू टी ए टी, ये आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पर। सिमिलरली अगर इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे वो भी क्या आएगा, वी विल बी सपोज u रेज टू पावर x a रेज टू पावर y t रेज टू पावर z, तो ये फॉर्म भी गलत है। असली फॉर्म क्या है, सही फॉर्म ये है, बट दीज टू फॉर्म्स आर रॉन्ग। सो हम कोई भी फॉर्मूला जिसके अंदर दो से अधिक टर्म इन्वॉल्व होगी, देखो इसके अंदर एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो हम क्या कर नहीं कर सकते, इन दोनों टर्म को नहीं ड्राइव कर सकते यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, अब देखो, अगर कोई फॉर्मूला है, जैसे मैं कोई फॉर्मूला बोल दूं, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा,
दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये फॉर्मूला है और हमें इस फॉर्मूले को क्या करना है, डिराइव करना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो जो एंगल है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे सीधा, जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू रो रेस टू पावर एक्स एफ रेस टू पावर वाई, क्योंकि एंगल की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती ना। एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हम क्या निकालेंगे इन दी एंड, जो फॉर्मूला है वो अपना कुछ ना कुछ आर और एफ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। उसके अंदर क्या नहीं आएगा, एंगल नहीं आएगा। समझ गए, तो वो फॉर्मूला क्या आएगा अपना, गलत आएगा। तो हम कोई भी फॉर्मूला जिसके अंदर एंगल इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी डिराइव नहीं कर पाएंगे। ओके, अब सपोज करो हम जितनी एक इसकी एक लिमिटेशन और ये है कि हमने जितने भी फॉर्मूले ड्राइव किए उसमें हम कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले रहे थे। ओके, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं थी। ये क्या था, डायमेंशन लेस था, इसकी कोई डायमेंशन नहीं थी। ठीक है, अब सपोज करो, जैसे सपोज किया जैसे अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम जब ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, जी आता है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इस जी की भी कोई ना कोई एक डायमेंशन होती है। ठीक है, अगर डायमेंशनली इस फॉर्मूले को निकालने जाएंगे तो हम क्या करते हैं, जी को क्या मान लेंगे, डायमेंशनलेस मानते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। बट वी नो जी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जी हैज ए डायमेंशन। ओके, तो हम ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिनकी कोई ना कोई डायमेंशन होती है उनको भी डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशंस, नंबर एक, वी कैन नॉट अप्लाई फॉर द एक्सप्रेशन which involves एंगल। ठीक है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है, तो हम डायमेंशनली उसका फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। ओके, नंबर दो, वी कैन नॉट अप्लाई वी कैन नॉट अप्लाई इन द फॉर्मूला इन द इक्वेशन which has proportionality equations in which proportionality constant has dimension. Okay, in which proportionality constant has dimensions. Okay, next, number 3, we cannot derive the formula using डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी ए, डायमेंशन एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस इफ इन द इक्वेशन देयर आर मोर देन टू टर्म्स और इक्वल टू टू टर्म्स। ओके, नंबर 4, इफ एनी इक्वेशन which involves angle, then also,
we can not apply डायमेंशन एनालिसिस। ओके गाइस, आज इतना ही। आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ओके, बाय, कीप लर्निंग।